चलिए इधर ध्यान दीजिए। व्हीटस्टोन्स ब्रिज का टाइटल नंबर क्या था अपना? 3.14 है ना? ठीक है, तो देखो इधर 3.14 व्हीटस्टोन्स ब्रिज करके सर्किट अपन ने इसका पिछले लेक्चर में देखे थे। अनफॉर्चुनेटली वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ना? नहीं, डबल से नहीं पढ़ा रहा उसको, बस शॉर्ट में एक चीज़ बता दे रहा जो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं देखूंगा टाइम निकाल के उसको रिकॉर्ड कर लूँगा अलग से, कोई आज शाम में देखता हूँ तो टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसका। तो उसके अंदर हमने देखे थे ये कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल जी। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के 4 आर्म्स पे 4 रेजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ये जंक्शन को A, B, C और D करके नाम दिया जाता है। ये है आपका मेन पावर सोर्स, दैट इज EMF E। ये है की K एंड दिस इज द रियोस्टैट RH, द सेल ऑफ EMF E। हम लोग ने क्या देखा था कि देखो जैसी की क्लोज करते हैं तो करंट I यहाँ से जनरेट होता है, 2 ब्रांचेस में बढ़ता है I1 और I2। फिर यहाँ I1 करंट यहाँ से बटेगा इन IG और यहाँ जाता है इन I1 माइनस IG। फिर इधर से IG आया, इधर से I2 आया, मिलकर I2 प्लस IG यहाँ से फ्लो होता है ना? और हमने कहा था कि ये सर्किट का मेन पर्पस क्या है। इस सर्किट का मेन पर्पस ये है कि हम क्या करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो उसकी वैल्यू क्या है। कैसे वेरीफाई करते हैं उस वैल्यू को? मान लो वो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मैं नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ R4 की जगह पे। उसमें से 3 वैल्यूज मेरे लिए नोन है, R1, R2 और R3, ये मेरे लिए नोन है। और R4 कैसा है बेटा? अननोन है, इसकी वैल्यू मैं जानता नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही आपका की क्लोज करता हूँ, पूरे सर्किट में से करंट दौड़ने लगता है ना? इसमें से 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू नोन है, एक की अननोन है। मैं चेक करता हूँ गैल्वेनोमीटर को। जब मैं चेक करता हूँ गैल्वेनोमीटर को, मैं ये देखता हूँ कि गैल्वेनोमीटर क्या कोई डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन बता रहा है तो ये सर्किट हमारा बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम इससे R4 की वैल्यू निकाल नहीं सकते। सर्किट को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? वायर खोलो, है ना? R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू, या तीनों में से कोई 2, तीनों में से कोई एक, है ना? मतलब वैल्यू चेंज करके देखो। तब तक करते रहो ये वैल्यू चेंज तीनों की, जब तक ये सर्किट बैलेंस नहीं हो जाता। अब एक बार सर्किट बैलेंस हो गया, है ना, यानी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता रहे हैं, यानी IG की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। तो हम क्या देखते हैं बेटा, कर ये ऐसा सर्किट बैलेंस हो गया, तो मैं कहता हूं कि अब ये सर्किट अगर बैलेंस हो गया तो अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अब ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें से ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, और बस ये वाला अननोन है। और ये हम लोग ने कैसे डिराइव किए थे? हमने ये लूप पर KVL अप्लाई किए थे, है ना? शॉर्ट में ले लेते हैं KVL। बताओ जल्दी से, ये क्या आया था इक्वेशन KVL अप्लाई करने पे? KVL अप्लाई करो कौन से लूप पे? ABGDA करो, क्या है इक्वेशन? माइनस I1 R1, फिर माइनस IG इंटू G, फिर प्लस I2 R3 इक्वल्स टू 0, है ना? माइनस I1 R1 IG माइनस IgG प्लस I2 R3 इक्वल्स टू 0। मगर हम जानते हैं भैया सर्किट तो बैलेंस्ड है। अगर सर्किट बैलेंस है तो IG की वैल्यू 0, मतलब माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू 0। इसको उधर लेके जा, तो I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R3। मैं इसको पहले लिखना चाह रहा हूँ, R1 वाले को पहले लिखना चाह रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हुआ था।
फिर उसके बाद क्या हुआ था, अपन ने अप्लाई किए थे केवीएल इस पे। तो अब केवीएल अप्लाई करो बी सी डी जी बी पर। तो जब बी सी डी जी बी पे करते हैं, चलो बी से सी पे जाओ, देखो माइनस ऑफ I1 माइनस आई जी इंटू R2, फिर उसके बाद प्लस I2 प्लस आई जी इंटू R4 प्लस आई जी इंटू जी, है ना, इक्वल्स टू 0, इजंट इट। अब ऐसा है कि ठीक है, अब आगे क्या, यहाँ तो आई जी की वैल्यू फिर से मैं बोलूँगा ये तो 0 है, तो बचा क्या फिर माइनस I1 R2 प्लस I2 R क्या था ये 4, और ये तो 0 हो गया ना, इक्वल्स टू 0। इसको उधर लेके जाओ और R2 को पहले लिखो, तो I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो, I1 क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या R1 अपॉन R2, और यहाँ पर I2 और I2 कैंसल, सॉरी इधर वाला I2 और ये I2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या R3 अपॉन R4। तो आपने क्या देखा बेटा यहाँ पे कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ये इक्वेशन बनती है। कब बनती है, जब सर्किट क्या होता है, बैलेंस होता है। आई बात समझ। अब हमको इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेना है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है इसके अंदर, इस पर बेस्ड चलो देख लेते हैं जो भी है। Where is it? अरे यार ये शायद से वो फाइल आई नहीं मेरे पास, प्रिंट तो नहीं होगी, किसी के पास पीडीएफ है जो मैंने भेजा था ग्रुप पे, मोबाइल में होगा पीडीएफ, मोबाइल में पीडीएफ होगा ना, वो ग्रुप पे नोट्स जो भेजा था मैं, नोट्स प्रिंट कराया होगा किसी ने अभी नहीं जल्दी पीडीएफ भेज दे मुझको, वो मेरे पास वही वाला फाइल नहीं जो चाहिए अभी न्यूमेरिकल के लिए। चलो ओके, तो केवीएल हो गया, पिस्टन पहचान लिखें। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R in the circuit as shown in figure, it's a circuit as shown in figure, so that no current flows through the 50 ohm resistance, no current flows through the 50 ohm resistance। अब देखो आपको ये सर्किट दिया गया, ये 10 ओम है, ये R है, ये 50 ओम है, ये है आपका 20 ओम, ये है आपका 40 ओम, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका ये मैं बताया नहीं गया, वैसे ज़रूरत भी नहीं उसकी। तो इसने कहा है कि भैया देखा ये जा रहा है कि 50 ओम के रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। बेटा वो बैक रजिस्टर निकाल ले बाहर, लिखने का है ना अपने को, है ना। तो भाई अब ऐसा है कि सर्किट ऐसा बैलेंस्ड है, सॉरी ये आपने पता लगा कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। अब अगर सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 कर सकते हैं अपन, यहाँ है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता
since the bridge is balanced, R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, यानी कि 10 upon 20 is equals to R upon 40. 0 0 कटा, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 20 ओम. दिस इज इट. तो पता ये चला कि R की जो वैल्यू है वो है 20 ओम. कैपिटल R इज इक्वल्स टू 20 ओम. तो बैलेंस होने की वजह से सर्किट आपने क्या किया बेटा, क्या हो गया? नेक्स्ट, फोर रेजिस्टेंसेस 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 12 ओम. 4 रेजिस्टेंस है, 4 ओम, 4 ओम एंड 12 ओम. इधर लिख देता हूँ, एंड 12 ओम forms a Wheatstone's network. Full stop. Find the resistance which when connected across the 12 ohm resistance, which when connected across the 12 ohm resistance, comma, will balance the network. Will balance the network. 4 रेजिस्टेंसेस 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 12 ओम मिलकर एक आपका व्हीटस्टोन्स ब्रिज बनता है. ठीक है, ये इस तरह से मिलकर, और यहाँ कोई एक अननोन होगा रेजिस्टेंस, मिलकर एक आपका क्या बन रहा है, ब्रिज सर्किट बन रहा है. अब ये बोल रहा है कि भाई पता लगाओ कि 12 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो सर्किट बैलेंस हो सके. तुमको लग रहा है कि ये सर्किट बैलेंस है? हाँ, लग रहा है कि अरे 4/4 क्या होता है, 1 होता है, और 4/12 क्या होता है, 1/3 होता है. किसी एंगल से ये सर्किट बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा. एक सिंपल लॉजिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो बोले यार 12 की जगह 4 होता ना अगर, तो सर्किट बैलेंस हो जाता है. ये लॉजिकली समझ में आता है. तो अपन बोलेंगे अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बोलूँगा यहाँ पैर दो, अपने को वैल्यू कम करना है ना रेजिस्टेंस की, बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है. तो कम करने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है. तो भैया मान ले कि x ओम का रेजिस्टेंस, काय का x ओम का रेजिस्टेंस मैंने 12 ओम के रेजिस्टेंस में पैरेलल में कनेक्ट किया है कि नहीं. अब उससे क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करने से वैल्यू कम हो जाएगी, और अपने को कितना कम करने का है, 4. मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 4. तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, तुमको वहाँ पर 4 चाहिए तो 4 चाहिए ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1/x प्लस 1/12, इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए, 1/4. अरे 4 चाहिए ना यहाँ पर, मतलब टोटल वैल्यू क्या चाहिए, 4. हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये ऐसा होता है ना. अब 1/RP टोटल वैल्यू यहाँ पर चाहिए कि आपको 4, R1 बोले तो मान के चलो क्या है x, और वो R12 क्या आएगा आपका 12, R2 बन चाहिए, ये R1 R2 नहीं है वो 12. तो 1/4, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस x, अब x इंटू 12, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, इधर जाएगा थ्राइस x, 12 प्लस x इधर आ गया, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6 हो.
यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस तुमने अगर पैरेलल में लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। चलो चलो नेक्स्ट। ये पुराना वाला हो गया ना। नेक्स्ट, the resistances P equals to 10 ohm, comma Q equals to 15 ohm, comma R equals to 25 ohm, and S is equals to 50 ohm are connected in arms AB, BC, CD and DA respectively of a Wheatstone's network ABCD. Full stop. The cell is connected between points A and C. Full stop. What resistance must be connected in parallel to S in order to balance the network. In order to balance the network. नेटवर्क को बैलेंस करने के लिए कितना रेजिस्टेंस S के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आप बनाइए क्वाड्रिलैटरल वैसे क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या है, देखो ABCD ना, ABCD। चलो कौन से इसमें क्या क्या बताओ। AB के बीच में कौन सा है, P है। AB के बीच में P इक्वल्स टू 10 ओम और BC के बीच में कौन सा है, Q इज इक्वल्स टू 15 ओम और CD के बीच में क्या है, R, यही है ना 25 ओम और DA के बीच में S 50 ओम। तो भैया क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ समझ में आ रहा है ये 10/15, ये यहाँ ज़्यादा कम है, यहाँ ज़्यादा है, इसका रेशियो 2/3 आएगा, इसका रेशियो 2 आएगा, 2/1 आएगा। तो भैया आप क्या करें, देखो अगर ये नहीं बोलता ना कि S को पैरेलल में कनेक्ट करो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैरेलल ही कनेक्ट करना चाहिए। मैं R के सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करता, R के सीरीज़ में इसको बढ़ाता, ये कम है ना तो इसको बढ़ाता ताकि ये बैलेंस हो सके, ये भी एक पॉसिबल था। मगर इसने खुद क्या बोला हुआ है,
इसने खुद क्या बोला हुआ है, एस के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा एक एग्जांपल लेके, एक ग्राफ एग्जांपल ले लूँगा, मैं बता दूंगा कि आपको क्या बोलना चाह रहा मैं। कि उसने बोला कि भैया कि आपको एस के पैरेलल में कितना सर्किट कनेक्ट करना, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि सर्किट क्या हो सके, बैलेंस। मान ले इसके पैरेलल में मैंने x ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर डाला और सर्किट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आप पिछली बार जैसा सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे। पिछली बार मेरे को मालूम था कि इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, ताकि पूरा सर्किट बैलेंस हो सके। मेरे को पर्टिकुलरली मालूम था ना, क्योंकि साफ समझ में आ रहा था लॉजिकली, 4 4 4, अगर यहाँ 4 आ गया तो काम खत्म हो गया। मगर यहाँ थोड़ी पता लगा सकता कि यहाँ कितना है। तो बोले अब इसको कैसा करना पड़ेगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी। बोले कैसे। सबसे पहले तो देखो ये बताओ, इतने लूप का ये जो आपका जो क्या कहेंगे R3 बोल दे सकते हैं अपन, R3 का रेजिस्टेंस कितना है ना, R1 R2 R3 R4 बराबर। R3 का रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूँगा यार देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसके लिए तो फिर 50 × x अपॉन 50 + x लगेगा फॉर्मूला। 50 × x अपॉन 50 + x, है ना, R1 R2 अपॉन R1 + R2 होता है ना पैरेलल में। तो 50 × x अपॉन 50 + x, ये समझा सबको। तो मुझे ये मालूम है कि R3 की वैल्यू ये है। अब देखो बाय बैलेंसिंग इक्वेशन R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। R1 कितना है बेटा, 10, R2 कितना है, 15, R3 कितना है, 50 × x अपॉन 50 + x अपॉन R4 कितना है बेटा, 25। ठीक है, करो कैलकुलेट। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा। तो इक्वेशन ऐसी बनेंगी 2/5 2x अपॉन 50 + x। ये समझा गया भाई। R1 की वैल्यू 10, 2/3 सॉरी, हाँ 2/3, 50 × x 50 + x है तो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो 2x रह गया, 50 + x नीचे चले गया। आता पुणे का ये 2 भी कैंसिल हो जाता। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 + x और ये थ्राइस x, ये हो जाएगा 50 = 2x, x = 25 ओम, x = 25 ओम। मतलब 25 ओम का रेजिस्टेंस तुमको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सर्किट बैलेंस हो जाएगा, है ना। एक सवाल ऐसा भी आता है उसके अंदर, व्हाट चेंजेस शुड बी मेड, है ना, इन द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। वो एस का नाम दिया है जैसे यहाँ पे, सो एज टू बैलेंस द सर्किट। अब देखो मैं जो बता रहा, रफली आपको बता रहा हूँ कि देखो अगर मैं देखूंगा R1 R2 R3 R4, R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, R2 कितना है 15, और ये कितना है 50, और ये कितना है 25। अगर आपने देखा होगा ये वाला नंबर छोटा है, ये नंबर वाला या नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, और ये उल्टा हो गया, छोटा हो गया। आइडियली इसके जैसे ही होना चाहिए, ऊपर वाले के ऐसा छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा होना चाहिए, मगर क्या हो गया ये बड़ा छोटा। अगर उसने बोला कि व्हाट चेंजेस शुड बी मेड इन द 25 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट चेंजेस शुड बी मेड इन द 25 ओम रेजिस्टेंस सो एज टू बैलेंस द सर्किट। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे अब तुम, क्या अब भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? नहीं, अब तो सीरीज में कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब अगर सीरीज में x ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करे तो भाई 25 + x। अब बैलेंसिंग इक्वेशन लगाओ, 10/15, 50/25 + x, समझा ना। तो ये याद रखना कि हमेशा पैरेलल में ही लगाना ऐसा ज़रूरी नहीं है,
नो डाउट 99% प्रॉब्लम में पैरेलल लगाना है, 99% प्रॉब्लम्स में पैरेलल लगा के वो बुझ पूछता घिसा पिटा, मगर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप सीरीज में लगाकर भी सर्किट को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर छोटा है तो बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो सीरीज में x ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बार बार मेरे टैब उठा रहा। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन। अ करंट 8 एम्पियर flows in a system of resistors as shown in figure. Full stop. The potential difference VC minus VA will be, सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, आठ एम्पियर, 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ठीक है, नाम है इसका A B C D। आपको ये पता लगाना है कि VA VC माइनस VA क्या होगा। अनबैलेंस सर्किट है ये, बैलेंस है क्या, बैलेंस है क्या, 5/6 = 4/2 होता क्या, नहीं, अनबैलेंस सर्किट है। अब आता क्या है, कैसे पता लगाएंगे। पहला काम, ब्रांचेस में का करंट पता करो। पहला काम, ब्रांचेस में का करंट पता करो। कैसे, मान लो ऊपर वाली ब्रांच में करंट I फ्लो हो रहा, तो तुमको नहीं लगता नीचे वाली ब्रांच में 8 - I होगा, बाय KCL या फिर बाय लॉजिक भी बोलो, है कि नहीं। अरे 8 में से I उधर चला गया तो बचा कितना, 8 - I। अब आगे का क्या, ऊपर के रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है, नीचे के रेजिस्टर्स भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, मगर ये कॉम्बिनेशन आपस में कैसा है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहां लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DAB इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DCB, लिख सकते हैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूरा कुल मिला के कितना है यहाँ पे, 5 + 6 है ना, और 8 - I, करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है, 4 + 2, 5 + 6 इज 11 I। ओ कैप नहीं ना यार, 11 I, ये 6 हो जाएगा, 6 × 8 = 48 -6 I। ओके, 6 I ना, ओ तो ये कितना हो जा रहा फिर, 11 I + 6 I, ये हो जाएगा 17 I। I इक्वल्स टू क्या हो जा रहा फिर, 48/17 एम्पियर्स। ठीक है, तो देखो इधर अच्छे से, पहले अपन ने ब्रांचेस का करंट पता लगा लिया कि पहली वाली ब्रांच में 48/17 एम्पियर हो रहा फ्लो, इसमें कितना हो रहा, 48/17 एम्पियर फ्लो हो रहा, और इसमें कितना हो रहा रे,
8 माइनस आई कितना होता? 8 माइनस आई यानी कि 8 माइनस 48/17। ज़रा करिए तो कितना आ रहा? 8 1 ज़ा 8, 7 8 ज़ा 56। करो पूरा, बताओ कितना आ रहा माइनस करके। जल्दी फास्ट। हाँ 88/17, तो 88/17 एम्पियर। ठीक है, मुझे करंट के बारे में पता चल गया। अब देखो हमारा मेन टारगेट क्या है? पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का पोटेंशियल निकालना है ना। तो अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही यूनिक तरीका है इसको निकालने का। मैं पूछूंगा आपसे VD माइनस VA क्या है? VD माइनस VA, आप कहेंगे सर वो तो I इंटू R, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय I। अभी का I लिख देता हूँ, बाद में वैल्यू डाल दूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है चलो। फिर मैं पूछूंगा VD माइनस VC कितना है? तो आप बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस I। आया ना? समझा कि नहीं समझा? है कि नहीं? VD माइनस VA पोटेंशियल में डिफरेंस, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। VD माइनस VC क्या आएगा? करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब चलो हमारा मेन टारगेट क्या निकालने का? VC माइनस VA। अगर मैंने ये वाली इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो देखो VD माइनस VA माइनस VD माइनस VC इज इक्वल्स टू 2 से 1 को कि 1 से 2 को? 1 से 2 को ना। 5I माइनस 4 8 क्या होता? 32 माइनस 4I। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो तुमको नहीं लगता ये VD और ये VD क्या हो जाएगा? कैंसर। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा फिर VC माइनस VA, और ये कितना हो रहा? 9I ना, 9I माइनस 32। 9I की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी थी ना पहले से, 48/17 माइनस 32। ज़रा कैलकुलेशन देखो कितना, बहुत डेंजर कैलकुलेशन जा रहा है उसका। माइनस में आएगा आंसर। अरे इमरान सर, इमरान सर, सर वो 3:30 बजे का अनाउंस कर दो ना इनको। तो आपकी 3:30 बजे फिजिक्स की बैच रहेगी, रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बायो की उसकी बात रहेगी। 3:30 से 5, 5 से बायो रहेगा। अभी कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया था ना। अरे बस करो। कितना आ रहा करंट? माइनस अपॉन 17। क्या तुम क्या बोल रहे हो? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, सब एक साथ बोल रहे थे। हाँ तो अप्रॉक्सीमेट -8 आ जा रहा, अगर 17 को 18 कंसिडर करें तो। आप क्या बोल रहे थे? क्या आ रहा? सिर्फ 112 है। 1 मैंने पर, ठीक है चलो ठीक है, जो भी है ओके। तो ये था व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क।
चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब अगला आपके सामने जो सर्किट आया है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज सर्किट, इसको सिर्फ मीटर ब्रिज सर्किट भी कहा जाता है ना। अब यहाँ पर अगर कहा जाए इसका पर्पस क्या है, सेम पर्पस है जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज का है, मगर इसमें कैसे यूज़ किया गया, क्या फ़ायदा हुआ इस सर्किट को एडवांस तरीके से बना के। देखो पिछले सर्किट में भी आपको पूरा सर्किट को बैलेंस करना पड़ता था, उसके लिए R1 R2 R3 की वैल्यू चेंज करना पड़ता है। तुमको नहीं लगता बहुत बड़ी झंझट वाली बात थी, वायर खोलो, नया वाला रेजिस्टेंस लगाओ, अरे ये नहीं बैलेंस हो रहा, दूसरा लगा के देखो, अरे ये नहीं लगा के हो रहा बैलेंस, दूसरा लगा के देखो, वो बहुत बड़ी झंझट थी इसके अंदर। तो अब ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा मीटर ब्रिज आ गया है ना। कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि जैसा बहुत पहले एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, इसमें सर्कुलर डायल्स होते थे, देखिए कभी तुमने वो सर्कुलर डायल्स, ऐसा घुमाओ ऐसा, है ना। अब साला आजकल के लिए वो बन गया, वो क्या बोलते हैं उसको, एंटीक बन गया वो, है ना। ऐसा हम लोगों ने फेंक डाले, वो हमारे पास पुराने थे तो कि भाई बेकार हो गया, कबाड़ हो गया, अब क्या नया डिजिटल फ़ोन आया तो फेंक दिया। अब साला अब आज वो बहुत महंगा बिक रहा हो, एंटीक बन गया हो, तो ऐसा उसको घुमाओ, है ना। फिर बाद में डिजिटल आया, है ना, और अब तो यहाँ से डायरेक्ट कॉल करे बोल दो, हे सीरी, हे गूगल, कॉल कर फलाना फलाना को, है कि नहीं। तो अब ऐसा है कि डायरेक्ट बोल के काम चल जा रहा, तो इंसान दिन ब दिन ऐधी होते जा रहा, है ना। तो अब ऐसा है कि यही ऐधीपना को बढ़ावा देने के लिए कि भैया आप बोले यार बहुत झंझट हो रही है, उसमें खोल के वायर निकालो, दूसरा लगाओ, उसमें एक्यूरेट नहीं लगा तो फिर से वायर खोलो, फिर से दूसरा लगाओ। तो ये एक नया सर्किट डिज़ाइन हुआ जिसको कहा गया व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। अब एक एक सर्किट के कंपोनेंट्स को अच्छे से देख लो आप। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर 3 कॉपर के क्लिप्स हैं, C1, C2 एंड C3। कॉपर के क्लिप्स है आपके, प्लेट्स बोलो क्लिप्स बोलो एक ही बात है। इस कॉपर क्लिप्स से अरेंज करने के बाद, वुडन प्लेटफॉर्म पे अरेंज करने के बाद, लकड़ी पे ऐसा फिक्स करने के बाद एक वायर कनेक्ट किया जाता है। ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, एरिया कैसा रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहेगा। लंबाई एग्जैक्ट इसकी 100 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट कितनी रहेंगी 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, है ना। इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू तुमको पता लगाना है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस, इसको पहले वाले गैप में कनेक्ट किया जाता है, फर्स्ट गैप में। वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू तुमको पता लगाना है, वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, तो वो यहाँ राइट गैप में लगाया जाता है ना। करंट के फ्लो के लिए यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है ना। स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए की लगाई गई है। रियोस्टेट, अगर आपको याद हो, आपको अब बताया था मैंने आपको लाके, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब अगर रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो जाहिर बात है क्या वेरी होगा, पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, है ना, पोटेंशियल इसके अक्रॉस, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज यहाँ पर फ्लो हो रहा तो तुमको करंट वरंट लग सकता है ना। तो उसको वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रियोस्टेट। फिर देखो ये टर्मिनल बी आपका, उससे एक वायर निकला और गया गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस G, फिर वहाँ से एक और वायर निकला और वो गया जॉकी पे। जॉकी जो है एक सिंपल, ये पेन के जैसे ही आता है, इंशाल्लाह कल ला के दिखाऊंगा मैं आपको, पेन के जैसे ही आता है ये। और यहाँ पर ये जो पिन है आपका दिख रहा है ना, ये मेटल का होता है और पीछे भी एक मेटल का बेस होता है। आप वो वायर को लेते हैं, इस पर कनेक्ट करते हैं, है ना, और ये सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है। ठीक है, चेक करके देखते हैं कॉन्टैक्ट बनाने का। बिना जॉकी के भी अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वायर को छीलो, डायरेक्ट हाथ से पकड़ के वायर को कॉन्टैक्ट लगा कर देखो, वो भी काम चल सकता है, मगर थोड़ा ये सेफ एंड सिस्टमैटिक वे हो जा रहा। तो जॉकी का काम है टू मेक एन ओहमिक कॉन्टैक्ट, टू मेक एन ओहमिक कॉन्टैक्ट। तो भैया इसका काम है ओहमिक कॉन्टैक्ट बनाना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ से की क्लोज करूँगा, पूरे सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से भी जाएगा, ऊपर से भी जाएगा, है ना। सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर आप जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखेंगे। यहाँ करके देखो, वहाँ करके देखो, यहाँ करके, अच्छा यहाँ 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 हर जगह ट्राई करके देखो। जॉकी को हर एक पॉइंट पे टच किया मैंने, और मान लो मैंने जैसे ही इस पॉइंट डी पे टच किया, मैंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है। गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन। क्या ये ऐसा है सर्किट में कनेक्टेड नहीं है कि ये पॉइंट है ना? गैल्वेनोमीटर सर्किट में कनेक्टेड है, फिर भी ज़ीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी हैज़ बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। बिल्कुल आपके व्हीटस्टोन्स ब्रिज के जैसा। ये ए बी सी डी है ना, R1 R2 R3 R4, और यहाँ पर हुआ करता था गैल्वेनोमीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस G होता था, है ना। तो हम कहते थे कि ठीक है, जैसे कि ऊपर का रेजिस्टेंस ये R1 है, वैसा उसके जगह पे X है। जैसे कि रेजिस्टेंस R2 है, उसके जगह पे R है। बोले फिर R3 की जगह पे क्या है? कौन बताएगा R3 की जगह क्या है? R1 की जगह X, R2 की जगह R, तो R3 की जगह क्या? जोर से बोलिए। सेल। सेल कहाँ से? रेजिस्टेंस थोड़ी है सेल तो ये यहाँ, ये तो ऐसा है ना, सेल तो यहाँ था ना आपका, ये है ना सेल। तो R3 की जगह कौन सा रेजिस्टेंस है फिर? वायर का रेजिस्टेंस। ये जो वायर करंट फ्लो हो रहा ना, हमको क्या मालूम है कि जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ता, लंबाई कम हुई तो वायर की रेजिस्टेंस कम होता। जब जॉकी को तुम यहाँ टच करेंगे ना, तो नीचे से इस साइड में सिर्फ ये वाला R3 बोले तो सिर्फ इतने रेजिस्टेंस करेगा, R4 बोले तो फिर यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। अभी फिलहाल ये D पर मैं देख रहा बैलेंस पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD ये एक्ट कर रहा है R3 से, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC ये एक्ट कर रहा है एज R4, ये एक्ट कर रहा है एज R1, और ये एक्ट कर रहा है एज R2। आया समझ में? है कि नहीं? अब मैं बोलूँगा अच्छा, तो बोले देखो इस बार तुमको नहीं लग रहा कि कितना आसान हो गया? पिछली बार रेजिस्टेंस दूसरे लगाना पड़ता था, बस आपको इधर टच करके बदलना है इस बार, है ना। अगर मैं उधर टच करूँगा तो R3 बढ़ जाएगा, R4 छोटा हो जाएगा, इधर टच करूँगा तो R4 बढ़ेगा, R3 छोटा हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, सिंस R1 अपॉन R2, देखो सर्किट बैलेंस्ड है ना, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 लिख सकते हैं, क्योंकि सर्किट क्या है? बैलेंस है। सिंस सर्किट इज बैलेंस, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, यानी कि X अपॉन R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, है ना। X अपॉन R रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। X अपॉन R, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये है Lx, ये कितना है? Lx, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो है Lr। ये क्या है? Lr। x के नीचे का Lx, r के नीचे का Lr। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रो Lx अपॉन A, रो Lr अपॉन A। कोई बोलेगा सर रो और A को x और r क्यों नहीं लगाया आपने? अरे भाई बता मुझे, यहाँ से लेकर वहाँ तक वायर का मटेरियल सेम है। अगर वायर का मटेरियल सेम है तो रो भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है? तो बोले हाँ, बोले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो भैया इसीलिए वो सेम होने के कारण, नो डाउट जेई में ऐसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट डाल सकता है। बोल सकता है कि बैलेंसिंग पॉइंट इधर आया है ना, यहाँ तक मटेरियल ये था, इसकी रेजिस्टिविटी इधर इतनी थी, वहाँ तक मटेरियल दूसरा था, उसकी रेजिस्टिविटी इतनी थी, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेरी करके भी दे सकता है, वहाँ कर सकता है जेई में। तुम टेंशन मत लो नीट वालों, ठीक है। तो अब क्या हुआ? रो कटा, रो कटा, एक कटा, एक कटा, देखो x अपॉन r इज इक्वल्स टू क्या बचा? Lx अपॉन Lr। मैंने क्या बताया था? ये वायर कितना लंबा होता है? बोलो बोलो भाई। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर कहा था ना। तो क्या मैं Lr को ऐसा लिख सकता 100 माइनस Lx, है ना? अरे भैया ये आपका 100 है,
सेंटीमीटर, ये LX है। तो तुमको नहीं लगता LR बोले तो 100 माइनस LX है? तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन R इज इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देखो ये जो वायर होता है 1 मीटर लंबा होता है, 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। खास बात इसके नीचे लगी होती है मीटर स्केल, एक मीटर स्केल लगी होती है जो लंबाई को बराबर दर्शाती है। अब ऐसा है कि ठीक है, ये कैलकुलेशन भी अपना इजीली हो जाएगा। मतलब तुम R तो तुमने खुद बोला कि ये नोन रेजिस्टेंस है, मतलब वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप जानते हो। LX क्या है, तो बोले बैलेंसिंग लेंथ है यहाँ का। आपने बोला वहाँ पर मीटर स्केल लगी रहती, तो अपन LX की वैल्यू पता लगा सकते। और LR भी पता, अगर मान लो ये 40 है तो बचा हुआ कितना होगा, 60 होगा। तो आप LR भी पता लगा सकते, या फिर 100 माइनस LX कर डालो। तो इस चीज़ की मदद से R भी है, LX भी है, आप क्या कैलकुलेट कर सकते, X, क्या कैलकुलेट कर सकते, X। तो इस तरह से एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखा गया। आई बात समझ में, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखा गया। ये था व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। इसे कहा जाता है कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड बोले कैसे, आप क्या करते हैं यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन, एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं ना जहाँ पर सर्किट क्या हो जाए, बैलेंस। इस पॉइंट को नल पॉइंट कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। इसी के जैसा हूबहू एक और सर्किट आता है, एग्जैक्ट, थोड़ा रफ में बना लेता हूं मैं। ऐसा ही एक और सर्किट आता है, एग्जैक्ट सेम होता है, मामूली सा चेंज होगा उसमें। क्या मामूली सा चेंज होगा, देखते हैं। देखो ये की आ गया, ये रियोस्टेट आ गया, RH EMF आ गया, ठीक है, ये की है। यहाँ पर मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है G और एक नॉन रेजिस्टेंस होता है R, और जॉकी को इस बार डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है बिना किसी गैल्वेनोमीटर के कनेक्ट किया जाता है। इसे कहा जाता है केल्विन्स मेथड। क्या कहा जाता है इसे, केल्विन्स मेथड। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है, और आपके नीट में भी या NCERT में भी एक एडिशनल पॉइंट की तरह दिया हुआ है इसको, एडिशनल पॉइंट। तो इसके चांसेस बहुत कम है, मगर ये कंसेप्ट मालूम होना ज़रूरी है। तो देखो क्या, मैं अब इस बार बताओ, इस बार गैल्वेनोमीटर सर्किट के सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप की क्लोज करोगे, सुन लो अच्छे से, जैसे ही आप की क्लोज करोगे सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट आएगा, 2 ब्रांचेस में बटेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होते हुए ऐसा जाएगा पूरा, फिर ये भी ऐसा होता हुआ जाएगा, है कि नहीं। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, शुरू से एक डिफ्लेक्शन बता देगा। पिछली बार क्या हुआ था, अगर जॉकी कहीं कनेक्टेड नहीं है, अगर जॉकी कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन बता रहा था, 0, क्योंकि सर्किट में है ही नहीं ना। मान लो जॉकी को मैं हवा में लटका के रख देता हूँ, बस कहीं कनेक्ट नहीं कर रहा, तो अगर मैं देखूंगा अगर जॉकी को कहीं कनेक्ट नहीं कर रहा तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये लूप कैसा रहेगा, ओपन। तो भैया उस मामले में वो शुरू में 0 डिफ्लेक्शन बताता था, मगर जैसे ही यहाँ कनेक्ट किया, तुम भले ही जॉकी को कहीं भी कनेक्ट मत करो, मगर फिर भी गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बताएगा ही बताएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बता ही देगा। अच्छा ठीक है, मान लो उसने डिफ्लेक्शन बताया थीटा, कितना डिफ्लेक्शन बताया, थीटा। मान लो गैल्वेनोमीटर का पिन पहले ऐसा था, जैसे ही मैंने की क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर का जो पिन है ऐसा आ गया, तो पॉइंटर ऐसा आ गया, तो कितना एंगल बता दिया, थीटा। अब तुम क्या करते हो, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखते हो, तो डिफ्लेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है। हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर, गौर से सुनना, हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बताएगा, क्या नहीं, वापस से यही डिफ्लेक्शन बताएगा, वापस से ये है ना। जैसे देख, मैंने जॉकी को फिलहाल कहीं भी टच नहीं किया, मान ले जॉकी हवा में है, पॉइंटर यहाँ है गैल्वेनोमीटर का, इधर टच किया, आगे इधर आगे इधर, अरे इधर, हाँ ये इधर, हाँ इधर बराबर ओए, तो ठीक है।
इतनी गर्मी में तुमको चाय, वो भी 2-2 कप, या तो ग्लूकोज की कमी वैसी भी होगी। तो भैया अब देखो क्या है, जब मैं इधर उधर टच करूंगा तो ये ऊपर ऊपर जाएगा। एक पॉइंट होगा कोई ना कोई, गौर से देखो, एक होगा पॉइंट कहीं ना कोई जहां पर वापस से सेम डिफ्लेक्शन आएगा। जिस जगह ऐसा हुआ वो हमारा हुआ बैलेंस पॉइंट। नल पॉइंट नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, बैलेंस पॉइंट। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा LG और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा LR। फिर वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए G/R इज इक्वल्स टू LG अपॉन LR, या फिर G/R इज इक्वल्स टू LG अपॉन 100 माइनस LG। आया समझ में? ठीक है। और इस इक्वेशन की मदद से, मेरी बात सुन लो रे भाई, पहले इस इक्वेशन की मदद से आप G पता लगा सकते हैं। G क्या है? पार्ले जी? अबे नहीं, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। तो पता ये चला व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज से आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। अरे इतना ही नहीं, आप कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अरे इतना ही नहीं, आप इंडक्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मगर वो हम देखेंगे नहीं कैसे निकालते हैं, ना इतना काफ़ी है। बस एक आखिरी पॉइंट इस बारे में, आज के लेक्चर का आखिरी नहीं, इस बारे में आखिरी पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। आया समझ में? ठीक है, ये नोट कर लो, ये भी रफ में नोट कर लो। देखो इधर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, when an unknown resistance capital X is connected in the left gap and 30 ohm is in the right gap of the meter bridge, the null point is obtained at the 40 centimeter from the left end of the wire. लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस है, इधर ध्यान दो रे। राइट गैप में 30 ओम का रेजिस्टेंस है। राइट गैप में कितना है? 30 ओम। और उस वक्त जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर LX 40 है तो LR कितना होगा? 100 माइनस 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तीन चीजें पता लगानी है आपको। पहले तो अननोन रेजिस्टेंस पता लगाना है, पहला काम। तो अननोन रेजिस्टेंस X अपॉन R इज इक्वल्स टू LX अपॉन LR। X अपॉन 30, 40 अपॉन 60। तो X इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर? 20 ओम। X इज इक्वल्स टू 20 ओम। तो पहला काम हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम वो बोल रहा है आपको शिफ्ट इन नल पॉइंट पता लगाना है। शिफ्ट यानी नल पॉइंट कहाँ सरका, कितना सरका, राइट में सरका कि लेफ्ट में सरका, है ना। और सिंपल है कि कितना सरका, ये पता लगाना है। कब? दो कंडीशन में दे दिया उसने। पहली कंडीशन क्या? अगर बोथ द गैप के जो रेजिस्टेंस है उसे 15 ओम से आप बढ़ा देते हैं। तो भैया अब मैं बोलूँगा अगर ऐसा है तो X डैश क्या होगा? X प्लस 15 यानी कि 20 प्लस 15 यानी कि 35 ओम। और R डैश क्या हो जाएगा नया वाला? कितना था वो? 30 प्लस 15 यानी कि कितना बेटा? 45 ओम। तो अब नया बैलेंसिंग लेंथ कितना आएगा वो देखो आप। तो नया बैलेंसिंग लेंथ देखो, थर्टी है ना। तो हाँ सही तो है। अरे 30 प्लस 15 कहाँ है? तो देख, बाय बैलेंसिंग इक्वेशन। अब अगर मैं बैलेंसिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं, x डैश अपॉन r डैश
इज इक्वल्स टू एल एक्स डैश अपॉन एल आर डैश। ओके, एक्स डैश कितना है? तो एक्स डैश है 35, आर डैश कितना है 45, एल एक्स डैश अपॉन 100 माइनस एल एक्स डैश। 5 7 जा 5 9 जा, है ना? चलो ठीक है, फिर करो मल्टीप्लाई। 700 माइनस 7 एल एक्स डैश इज इक्वल्स टू 9 एल एक्स डैश। 700 कितना हो जाएगा ये? 7 + 9 16 एल एक्स डैश। एल एक्स डैश इज इक्वल्स टू फिर क्या हो गया? 700 अपॉन 16। एल एक्स डैश इज इक्वल्स टू देखो कितना रहा? 50 अपॉन 8, 25 अपॉन 4, है ना? नहीं सॉरी 350 अपॉन 8। आया? आया? अरे वो आया कि नहीं? ये आया क्या? बाहर झाक के देख रहे आया क्या? 700/16 कितना रहा? आई थिंक 56 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा शायद। 43.75 सही है ना? चेक कर लो, ठीक है? तो फिर डेल्टा एल एक्स कितने का हुआ? एल एक्स डैश माइनस एल एक्स 43.75 माइनस कितना 40, यानी शिफ्ट कितने का हुआ फिर 3.75 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। ये आ गया शिफ्ट। सेकंड वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं हिंट बता देता हूँ। अब आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से एक्स डैश निकालना पड़ेगा। मान लो एक्स डबल डैश बोल देता हूँ मैं इसको। वो कैसा निकलेगा एक्स डबल डैश? तो अब नया रेजिस्टेंस जो है 8 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं एक्स के। इधर ध्यान दो बेटा, आर डैश के तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आई थी 20, तो एक्स डबल डैश आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 20 + 8 पैरेलल में आ रहा ना। और आर डबल डैश कितना हो जाएगा? आर कितनी वैल्यू थी 30 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 30 + 8। बात समझ रहे क्या आप? वो जो लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस रहता था एक्स और राइट गैप में रेजिस्टेंस रहता था आर, उसने बोल रहा कि पैरेलल में हमने उसके 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो पैरेलल में 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद नई वैल्यू क्या आएगी? तो ये फॉर्मूले से निकालो। फिर उसके बाद एक्स डबल डैश अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल्स टू एल एक्स डबल डैश अपॉन 100 माइनस एल एक्स डबल डैश। फिर से ये वैल्यू डाल के आप सॉल्व करेंगे, एल एक्स डबल डैश की वैल्यू आएगी। अगर वो 40 से ज़्यादा आ रही है तो वो राइट में से रख रहा है, और अगर 40 से कम आ रही है तो वो लेफ्ट में से रख रहा है। ठीक, बाकी का कर। थैंक यू।